हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। उसके आगे हम जानकारी लेंगे। तो भाई हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था बेटा कि भाई यूरोप में एक शासक था, क्या नाम था उसका? लुई सोल्वे। ठीक है, तो लुई सोल्वे था, वो बहुत अत्याचार करता था जो प्रजा पे, प्रजा बहुत ज़्यादा उनसे परेशान थी। तो उस वजह से जो क्रांति हुई थी वो यूरोप में किस देश में हुई थी? फ्रांस में, फ्रांस के देश में हुई थी। ठीक है बेटा, तो हमने राष्ट्रवाद का मतलब समझा था, राष्ट्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो उस राष्ट्रवाद का मतलब क्या था बेटा? देश प्रेम था। ठीक है बेटा, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, यानी जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1789 से स्टार्ट हुई थी। ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद एक कलाकार आए थे हमारे, फ्रेडरिक सरियू नाम के। ठीक है, फ्रेडरिक सरियू ने क्या किया, एक चित्र बनाया जो अपनी कल्पना, उसने अपनी कल्पना रखी कि भाई इस चित्र के अंदर ऐसा ऐसा है, और अपनी कल्पना के बारे में उस चित्र में बताया। तो उस चित्र में क्या क्या बताया था कि भाई एक प्रतिमा थी उस चित्र के अंदर, उस चित्र में एक प्रतिमा थी, उस चित्र के प्रतिमा में, प्रतिमा के हाथ में एक मशाल थी जो क्या कर रही थी? ज्ञानोदय की मशाल थी, जो स्वतंत्रता के लिए थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, एक हाथ में क्या था? अधिकारों का घोषणा पत्र था। ठीक है बेटा, एक हाथ में क्या था? अधिकारों का घोषणा पत्र था। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं तो चित्र के दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ फरिश्ते, संत, ईसा मसीह, इनकी फोटोज थी, है ना, इनका चित्र था। तो इन्होंने क्या बताया था कि वो हम पे क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। इधर नीचे की तरफ जाएं तो नीचे की तरफ उन्होंने बताया था कि ये सब क्या है? क्रांतिकारी है, अलग अलग देशों की। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप का जो यूरोप के अंदर जो अलग अलग देश हैं उनके क्या है? ये क्रांतिकारी, और सब अपने देश के झंडे लिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब देश थे। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? जो शासक था, वहां के जो शासक थे उनके क्या है? निरंकुश संस्थान ध्वस्त अवशेष, यानी जो उनकी जो संस्थान है वो उनको तोड़ दिया गया था, और उनके क्या थे? ध्वस्त अवशेष, यानी कि वो एक तरह से जो निरंकुश जो राजा था, ठीक है, कौन था? लुई सोल्वे। इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि जो लुई सोल्वे था उसका क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। इस चित्र के माध्यम से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इस चित्र के अंदर क्या क्या दर्शाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रवाद क्या होता है। तो मतलब राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम किस देश से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? तो सर्वप्रथम कहां से हुआ था राष्ट्रवाद का उदय? सर्वप्रथम हुआ था फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति का उदय कब हुआ था, यानी फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1789 में। अब हमने पढ़ा था कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम क्या चेंजेस आए थे? तो क्या क्या चेंजेस आए थे बेटा? फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी तब क्या क्या चेंजेस आए थे? लुई सोल्वे का अंत हो गया था, वो जो पुराना राजा था उसका अंत हो गया था, और प्रजातंत्र स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे एक और राजा आया था, एक और नया व्यक्ति आया था, उसका नाम था बेटा, क्या नाम था? नेपोलियन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, नेपोलियन के बारे में। तो यहाँ पे इस जब फ्रांसीसी क्रांति चालू हुई थी तो जैकोबियन क्लब की स्थापना हुई थी, जिसके अंदर जैकोबियन क्लब क्या होता है? जिसके अंदर केवल शिक्षित लोग थे। ठीक है,
पितृभूमि और नागरिकता पे जोर दिया गया और नेशनल असेंबली का गठन किया गया। इस नेशनल असेंबली के अंदर क्या बताया गया, भूमि जमीन का लेखा जोखा बताया जाता था। फ्रांसीसी ध्वज के बारे में बताया गया, फ्रेंच भाषा को चुना गया, सामूहिक पहचान की भावना बताई गई, एक समान नाप तोल की पद्धति बताई गई। इसके बाद अब जो नेपोलियन आता है, जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तब अपन ने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। क्या हुआ था बेटा, मध्यम वर्ग का उदय। तो ये मध्यम वर्ग क्या होता है, तो एक बार इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बेटा जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस टाइम फ्रांसीसी क्रांति से पहले दो तरह के वर्ग थे। कैसे थे, दो तरह के वर्ग थे। दो तरह के वर्ग थे, एक तो उच्च वर्ग था और एक था निम्न वर्ग। अब ये जो उच्च वर्ग था ये कौन था, जो राजा के सबसे नजदीक, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, यानी बहुत मतलब इनके पास ठाट बाट था ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये उच्च वर्ग वाले जो थे, ये उच्च वर्ग वाले और निम्न वर्ग वाले मतलब या तो ये कमजोर होंगे और गरीब होंगे, ठीक है बेटा। और उच्च वर्ग में कौन आएगा, अमीर लोग, जो मतलब सब तरह के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से क्या हो, ये उच्च वर्ग में मतलब वो लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छे हो, ठीक है बेटा, तो वो उच्च वर्ग में आते हैं। और निम्न वर्ग में जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास आर्थिक कमी होती है, जिसके पास और सामाजिक रूप से भी वो क्या नहीं होते हैं कि वो सामाजिक रूप से भी अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो वो आते हैं निम्न वर्ग में। तो बेटा उस टाइम पे जब नेपोलियन आ गया था, ठीक है, नेपोलियन ने क्या कर दिया था बेटा, नेपोलियन ने अपना शासन जमाना स्टार्ट कर दिया था। तो नेपोलियन ने नए नए कानून निकाले थे, है ना बेटा, नए नए कानून निकाले थे। उसने यातायात और संचार व्यवस्था करी थी, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी नेपोलियन ने, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो बेटा उस टाइम पे भाई कोई काम अच्छा कर रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। तो नेपोलियन कब से चल रहा था बेटा, 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन का शासन रहा है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नेपोलियन ने कब तक शासन किया था, तो 1804 से लेकर 1815। 1769 में उसकी क्या हुई थी, उसका वो जन्म हुआ था, 1715 अगस्त 1769 में उसका जन्म हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो और उसके बाद जब 1804 में नागरिक संहिता वाला जब उसने कानून बनाया था, तो 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस पे शासन किया था। तो अब क्या हुआ, नेपोलियन ने जो शासन कर रहा था, तो उस टाइम क्या हो गए, लोग परेशान हो गए। कौन से लोग, ये उच्च वर्ग वाले और निम्न वर्ग वाले। कौन हो गए, उच्च वर्ग वाले और निम्न वर्ग वाले क्या हो गए, लोग परेशान हो गए थे उसके शासन से, वो क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। तो इस वजह से लोग बाग परेशान होने लग गए कि बहुत हो गया, अब इसका शासन बहुत हो गया, तो इस वजह से अब हमारा कोई नया आना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे एक ही चीज से बोर हो जाते हैं ना अपन, तो उसी चीज से यूरोप वाले जो लोग थे, तो वो क्या हो गए थे, वहां से उस शासन से बोर हो गए थे, नेपोलियन से बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई नया आना चाहिए, कोई नया शासक आना चाहिए। तो उस टाइम पे एक वर्ग का उदय हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग, और इसे क्या कहते हैं, नया वर्ग। अब इसके अंदर कौन से लोग थे भाई ये मध्यम वर्ग वाले, तो जो शिक्षित थे,
शिक्षित जो लोग थे वो शिक्षित लोग किस में आते थे, मध्यम वर्ग के अंदर। जितने भी वकील, डॉक्टर्स, बैंक वाले, जितने भी शिक्षक, जो मतलब बिजनेसमैन वाले, जितने भी सब चीजें थे, तो शिक्षित वर्ग वाले क्या हुए, अब इस मध्यम वर्ग के अंदर आ गए थे, शिक्षित लोग। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हमने नेपोलियन कौन था इसके बारे में पढ़ा था, नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। उदारवाद, अब एक एक वर्ड आता है अपना, उदारवाद यानी शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द पे आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। एक छोटे एक नंबर के क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई उदारवाद क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, स्वतंत्रता। उदारवाद मतलब नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। अब भाई नेपोलियन ने शासन तो कर लिया, उसने कानून भी बना दिए, लेकिन यूरोप के जो लोग थे वो उससे खुश नहीं थे कि भाई अच्छे काम तो कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति छिड़ गई थी। क्रांति छिड़ने के बाद तो सबको स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो इस वजह से जो नए मध्यम वर्ग लोग थे उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या होगा कि भाई आजादी। किससे आजादी, जो नेपोलियन जो था वो राजा था, शासक था, उससे आजादी। किसके लिए, कानून के लिए, कानून में समानता के लिए, तो उससे आजादी चाहिए थी। ठीक है बेटा, एक अपन ने निरंकुशवाद जो मैंने पहले समझा दिया था, निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं कि भाई उदारवाद का अर्थ क्या होता है, निरंकुशवाद क्या होता है। तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि ऐसी सरकार जिस पर किसी का क्या नहीं हो, अंकुश नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। ठीक है बेटा, अब आता है जनमत संग्रह। एक और वर्ड आता है हमारे पास, जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी जन का, जैसे अपने वोटिंग होती है कि भाई कौन कौन इस चीज को मानता है, कौन कौन नहीं मानता है, तो उस चीज को पूछा जाए, यानी जन से। जनमत संग्रह मतलब जन का वोट, यानी उससे पूछा जाए कि भाई कौन कौन इस चीज से राजी है और कौन कौन नहीं राजी है। तो इस चीज के लिए क्या होता है, जनमत संग्रह, यानी एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता, मतलब जैसे भीलवाड़ा की सारी जनता है, ठीक है बेटा, किसी क्षेत्र की सारी जनता है, उसमें से कौन उसको चुनना चाहेगा और कौन नहीं चुनना चाहता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, जनमत संग्रह। यानी जनता से पूछा जाए कि भाई किसको स्वीकार है और किसको अस्वीकार है। ठीक है बेटा, उसके बाद एक आपने कल्पनादर्श पढ़ा था बेटा। कल्पनादर्श को और क्या कहते हैं बेटा, यूटोपिया। अगर एग्जाम में कल्पनादर्श नहीं लिखा हुआ है, यूटोपिया लिखा हुआ है, तो भी उसे क्या बताना है, हमें कल्पनादर्श के बारे में ही लिखना है। यूटोपिया से घबरा मत जाना। एक ऐसे कमाल की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कि भाई जैसे कोई अपन ने कल्पना करी, जिसकी अपन कल्पना तो करते हैं लेकिन उसका साकार होना असंभव, यानी वो होना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से फ्रेडरिक सरयू जी ने क्या बनाया था, चित्र बनाया था, तो उसमें जो उसने चित्र बनाया था कि भाई भगवान वगैरह आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रतिमा बनाई थी, जो सारे लोग हैं क्रांतिकारी हैं वो एक साथ क्रांति कर रहे थे, तो जो कल्पनादर्श बनाया था तो उसमें वो चीज़ संभव थी क्या, नहीं थी। लेकिन कल्पनादर्श क्या कहते हैं अपन कि भाई जो उसका साकार होना क्या हो, बिल्कुल लगभग असंभव हो, उसे अपन क्या कहेंगे, यूटोपिया, यानी कल्पनादर्श। एक अपने आएगा रूमानीवाद। क्या आता है बेटा, रूमानीवाद। रूमानीवाद मतलब होता है एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। यानी जैसे हमारी जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, ठीक है,
वो किस लिए हुई थी कि भाई यूरोप में क्या हो, राष्ट्रवाद हो। क्या हो बेटा, राष्ट्रवाद हो, इसलिए ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो रूमानीवाद क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर वो आंदोलन जिसमें क्या हो, राष्ट्रीय भावना का क्या हो, विकास हो। ठीक है बेटा, ये सब चीजें, ये जो अपन ने पढ़ी है, ये यूटोपिया, जनमत संग्रह, निरंकुशवाद और ये रोमानीवाद, तो ये सब चीजें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आती है, हर साल आ रहा है, तो इस बार भी आने, इनमें से एक का आने का चांस जरूर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे जुंकर्स। अब एक और चीज आती है, भाई जुंकर्स क्या होते हैं। तो ये प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। क्या थे भाई, प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें कौन कौन शामिल थे, बड़े बड़े जमींदार। प्रशा एक राज्य का नाम है बेटा, प्रशा एक राज्य का नाम है जो जर्मनी में है, और एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें क्या कौन कौन आते हैं, बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जुंकर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुंकर्स कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का कारण क्या था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का कारण क्या था कि भाई जो शासक था उससे बहुत परेशान थे लोग, वहां की प्रजा जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी, और निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी निरंकुश यानी जो जिसपे किसी का अंकुश हो नहीं, उसकी शासन व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी। उदारवादी विचारों का प्रसार, यानी उदारवादी, हमने पढ़ा था अभी एक उदारवादी शब्द आया था, जिसमें आजादी नहीं थी। यानी उदारवाद मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, और नए मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा, आजादी और कानून की समक्ष समानता नहीं थी। यानी उदारवाद यानी क्या था, कानून और आजादी की समानता नहीं थी, यानी स्वतंत्रता उस टाइम सबको चाहिए थी, लेकिन उस टाइम ये यूरोप में नहीं था। इस वजह से क्या हुआ था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा था। ठीक है, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि भाई शिक्षित मध्यम जो वर्ग था तो उसकी भूमिका वहां पर नहीं थी, वहां पे ओनली फॉर कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग चलता था। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद कौन आया, मध्यम वर्ग आया था। ठीक है बेटा, तो ये एक तो 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अब हमने इसमें से कौन कौन से पढ़ लिए, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लिया, नागरिक संहिता 1804 में आई थी वो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे वियना की संधि। क्या पढ़ेंगे बेटा, वियना की संधि पढ़ेंगे। तब ये वियना की संधि क्या था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा वियना की संधि में क्या हुआ था बेटा, वियना की संधि के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। तो बेटा आप सबको पता है कि भाई नेपोलियन शासन कर रहा था उस टाइम। ठीक है, तो 1804 से लेकर 1815 तक किसने शासन किया था, नेपोलियन ने शासन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था बेटा, उसके बाद जो यूरोप के जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये क्या है, एक ही जना बस। तो उनको क्या, एक नया व्यक्ति चाहिए था, नया शासक चाहिए था।
तो इसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एक नए मध्यम वर्ग को का उदय हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वियना संधि हुई थी, ठीक है बेटा, कि भाई इस नेपोलियन को हमें क्या करना है, हराना है। तो कैसे हराएंगे कि भाई एक अकेला व्यक्ति तो इसको हरा नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ था, जो फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, एक युद्ध छेड़ दिया था। उसके बारे में एक बार वियना संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाई 1815 यानी 1815 के बाद का युग पढ़ते हैं अपन। तो 1815 के बाद 1815 के बाद का युग, तो 1815 के बाद क्या हुआ था, 1815 तक ही नेपोलियन रहा था। उसके बाद वो क्या हो गया था, हट गया था, ठीक है, खाली हटा था, मरा नहीं था उस टाइम, पराजित हुआ था खाली, वो युद्ध हार गया था, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पे एक संधि हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं, वियना संधि कहते हैं, ठीक है बेटा। किसके द्वारा हुई थी कि भाई ये ऑस्ट्रिया में हुई थी। कहाँ हुई थी ये, वियना कहाँ है बेटा, ये क्या है, वियना क्या है बेटा, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये क्या है, ऑस्ट्रिया की क्या है, राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो भाई ये जो वियना संधि हुई थी तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो कौन कौन से देश ने मिलकर, तो ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को हराया। यानी उन्होंने क्या किया, साथ में मिलकर क्या किया, युद्ध किया था, ठीक है बेटा, युद्ध किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक, क्या नाम है बेटा, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक, कौन था, चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, क्या नाम था बेटा, ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में क्या हुई थी, वियना संधि हुई थी, ठीक है बेटा। तो उसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने देशों ने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर। और वाटरलू जो युद्ध हुआ था, उसका युद्ध का नाम क्या था बेटा, वाटरलू, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वियना संधि में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था बेटा, वाटरलू। अब हमें पता है कि भाई जो क्रांति छिड़ी थी वो कहाँ से छिड़ी थी बेटा, फ्रांस से छिड़ी थी, है ना बेटा। तो जो भी कुछ भी होता था फ्रांस के अंदर होता था। नेपोलियन कहाँ पे था भाई, फ्रांस के अंदर ही था, नेपोलियन शासन, नेपोलियन फ्रांस के अंदर ही कर रहा था। तो बेटा नेपोलियन शासन तो फ्रांस में कर रहा था, लेकिन यूरोप वालों को, जो यूरोप के दूसरे जो देश है उनको क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी कि भाई ये बहुत हो गया, इसका बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया अब इसने। तो एक ये जो ड्यूक मेटरनिक थे, ये जो ड्यूक मेटरनिक थे, इनके द्वारा एक लाइन लिखी गई थी, क्या लिखी थी कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस के अंदर जो कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, पूरे यूरोप को उस चीज को मानना पड़ता है। यानी फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो यानी पूरे यूरोप के जो लोग थे वो क्रांति के लिए जागरूक हो गए थे कि भाई हम भी क्रांति करेंगे। जो दूसरे देश थे यूरोप के अंदर कि भाई हमें भी क्रांति, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार चाहिए। तो क्या हुआ था कि भाई उन्होंने क्या लिखा था, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह लाइन, यह वाक्य किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति थी, जो फ्रांस की क्रांति के अंदर जो नेपोलियन द्वारा जो भी कानून वगैरह लगाए जाते थे उससे यूरोप वाले पूरे परेशान थे, इस वजह से ये उन्होंने लाइन बोली थी। ठीक है बेटा। तो 1815 के बाद
भाई क्या हुआ, नेपोलियन को हरा दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया देशों ने मिलकर जो संधि करी, जो युद्ध किया वाटरलू, उसके बाद नेपोलियन को हरा दिया था। लेकिन नेपोलियन हारा ही था इस टाइम पे, मरा नहीं था। मरा वो 6 साल बाद था बेटा। उसके बाद फ्रांस की, उसके बाद क्या हुआ था 1815, वो हार गया। उसके बाद फ्रांस की जो सीमाएं, उसके ऊपर कई राज्य स्थापित हुए थे। यानी पहले जो फ्रांस के अंदर जो यूरोप के अंदर देश थे, तो फ्रांस के अंदर पहले जो नेपोलियन ने कानून चलाया था, तो उसके अंदर जो राज्य थे वो ही राज्य सम्मिलित थे उसके अंदर। ठीक है बेटा, इसके अलावा कोई राज्य सम्मिलित नहीं था। लेकिन वियना संधि के बाद जब नेपोलियन को हरा दिया गया, तो फ्रांस की सीमाओं पर और राज्य जोड़े गए उसके अंदर, यानी और राज्य स्थापित किए गए। ठीक है, और ये जो बुर्बो वंश है, अब ये बुर्बो वंश क्या होता है बेटा, जब लुई 16वें का शासन चल रहा था तब ये वंश चल रहा था। उसके बाद जब नेपोलियन का शासन आया तो उसने ये बुर्बो वंश को हटा दिया था। जब नेपोलियन हारा तो बुर्बो वंश कौन सा वापस आ गया था। ठीक है बेटा, उसके बाद एक नया व्यक्ति आया। अब भाई नेपोलियन हार गया तो शासक तो चाहिएगा। ठीक है बेटा, तो शासक चाहिएगा, उसके लिए शासक कौन सा आया था भाई? चार्ल्स दशम। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी समझ में आई। भाई नेपोलियन अब अपना हार चुका है। उसके बाद कौन आया नया? चार्ल्स दशम आया। ठीक है बेटा, अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब जब यूरोप में क्या हुआ कि भाई फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है बेटा, जर्मन में अंग्रेजी भाषा बोलते थे, इटली में अलग भाषा बोल रहे, तो सभी देशों में क्या होता था, अलग अलग भाषाएं चलती थी। लेकिन अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था, तो निर्माण होने के लिए अब उनको एक ही चीज करनी थी। तो उसके लिए क्या होना जरूरी था कि भाई जो अलग अलग समाज था उसको एक करना जरूरी था। ठीक है बेटा, यूरोपीय समाज की संरचना 19 शताब्दी के पहले, यानी मैंने एक चीज पढ़ाई थी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो यूरोपीय समाज था उसकी संरचना 19वीं शताब्दी से पहले कैसी थी, तो कैसी थी भाई? उसमें 2 वर्गों में बांटा गया था समाज को, एक तो उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कौन थे भाई? कुलीन, यानी अमीर लोग थे जिसके पास पैसे से, आर्थिक से लेकर सामाजिक किसी चीज की कमी नहीं थी। और निम्न वर्ग कैसा था? गरीब, कमजोर, जो हर तरह से उनके पास हर चीज की कमी थी। ठीक है बेटा, तो ऐसे कृषक वर्ग आते हैं इसके अंदर, जो किसान लोग होते हैं वो आते हैं। तो निम्न उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग वाले कैसे थे? कम जनसंख्या थी, मतलब उनकी जनसंख्या कैसी थी? कम थी। कैसी थी बेटा? कम थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले, मतलब उच्च वर्ग वाले हैं यानी पैसे वाले हैं, तो वो क्या करेंगे? निम्न वर्ग वालों को दबाएंगे, है ना बेटा। तो वो चीज उस टाइम थी। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे, यानी जमींदार क्या थे? वो जो जमींदार थे वो कितने, सभी खेतों के क्या थे? वो एक ही मालिक थे। ठीक है बेटा, सभी अधिकार दिए जाते थे, जो जितने भी अधिकार कानून वगैरह बनाए गए थे, तो सभी अधिकार किसको मिलते थे? उच्च वर्ग वाले को मिलते थे। तो ये चीज गलत हो रही थी। उसके बाद निम्न वर्ग वाले जो कृषक वर्ग थे, तो जनसंख्या क्या थी इनकी? अधिक थी। और निम्न वर्ग में आते थे ये जमीनहीन, यानी या तो जमीन न थी और या फिर किराए पे रहते थे। ये भी चीज होती थी, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे उन्हें। ठीक है, तो अब ये जो असमान रूप से विभाजन हो रहा था, उसके लिए 19वीं सदी के बाद एक नया मध्यम वर्ग
जुड़ा था। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाता है उच्च वर्ग, यूरोप राष्ट्रवाद में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग को समझाइए, तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। तो भाई मध्यम वर्ग कैसा था, भाई हमारा जो नया मध्यम वर्ग आया है वो कैसा था, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की, यानी हमें एक समान कानून चाहिए और स्वतंत्रता भी चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि भाई ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। अब क्या हुआ कि भाई उदारवादी राष्ट्रवाद यानी मध्यम वर्ग वाले लोग आने लगे। ठीक है, तो मध्यम वर्ग का उदय होते ही, ये जो फ्रांस के अंदर उदय होते ही ये सब यूरोप में क्या होने लगा, फैलने लगा। तो वहाँ के यूरोप के जो दूसरे देश थे वहाँ पर भी क्या होने लगा बेटा कि मध्यम वर्ग आगे आने लगा। ठीक है बेटा, तो उससे क्या हुआ कि उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। किसकी वजह से हुई थी, मध्यम वर्ग जो नया उदय हुआ था, इसी कारण से 1789 में क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण, भले वो पूंजी से लेकर हो, किसी पदार्थ से लेकर हो, किसी वस्तु से लेकर हो, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। अब ये सीमा शुल्क क्या होता है, तो बेटा फ्रांस के और यूरोप के जितने भी राज्य थे, यूरोप के अंदर जो अलग अलग देश थे उनके अंदर राज्य थे, तो उसमें क्या होता था, शुल्क यानी जो पैसे थे वो अलग अलग राज्य, हर एक राज्य के अलग अलग पैसे थे। ठीक है बेटा, यानी कोई राजस्थान आया हुआ है तो यानी राजस्थान में अलग पैसे हैं किसी वस्तु के, यानी शक्कर के 5 किलो शक्कर के 20 रुपए हैं। ठीक है, और अगर वापस मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 5 किलो शक्कर के 40 रुपए हैं। जो ये शुल्क था वो क्या किया गया, खत्म करना था उनको। ठीक है बेटा, तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्कों को खत्म नहीं कर पाया। यानी जो सीमा शुल्क लगता था उसको खत्म नहीं कर पाया। इसलिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉलबेराइन। अब इस सीमा शुल्क को खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या था बेटा, जॉलबेराइन। ठीक है, अब जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, इससे पहले 30 से ज्यादा थी। यानी जैसे अपने भारत के अंदर रुपया चलता है ना बेटा, पाकिस्तान के अंदर अलग चलता है, अफगानिस्तान के अंदर अलग चलता है, अमेरिका के अंदर अलग चलता है, लेकिन जो यूरोप के अलग अलग देश थे उनके अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग रुपये चलते थे। तो अब क्या हुआ था कि मुद्राओं की संख्या 30, पहले कितनी थी, 30 थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई कि भाई अब 2 ही रहेगी, यानी एक तो रुपए रहेंगे एक पैसे रहेंगे, ऐसे इस टाइप से एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कि भाई मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते हैं थे। अब नेपोलियन के समय क्या था बेटा कि भाई जो पुरुष जिसके पास पैसा है, यानी उच्च वर्ग वाले थे, उच्च वर्ग वाले है ना, नेपोलियन के बाद में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद में मध्यम वर्ग का उदय तो उसके बाद हुआ था ना बेटा। तो नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन होता था यानी उच्च वर्ग वाले, वो ही वोट दे सकते थे, यानी वो ही चुन सकते थे। किसी को शासक को अगर चुनना हो तो वो ही चुन सकते थे। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे, भाई हमने जॉलबेराइन एक वर्ड पढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ये क्या था बेटा, एक जर्मन का शुल्क संघ था, बनाया था उन्होंने, एक संगठन करके एक संघ बना लिया था
जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। भाई सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था बेटा? प्रशा। प्रशा क्या है बेटा? जर्मनी की राजधानी है, याद रखना बेटा, जर्मनी की राजधानी। प्रशा क्या है? जर्मनी की राजधानी। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1834 यानी 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया था। अब जो राज्यों के बीच में जो शुल्क अवरोध चल रहा था उसको इसमें खत्म कर दिया था। ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे वो चल रहा था, शुल्क अवरोध चल रहा था, लेकिन उसके बाद 1834 में इसे समाप्त कर दिया गया था। जो पहले 20 से भी अधिक थे, यानी 20 नहीं 30 आएगा यहाँ पे, एक तो 30 होएगा और किसी किसी बुक में 31 भी लिखा होगा बेटा। तो जो पहले जो 30 थे, ठीक है, तो यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वही जोल्वेराइन क्या है, तो जोल्वेराइन एक क्या है? जर्मन शुल्क संघ है। ठीक है, इसके अंदर जर्मन के बहुत सारे राज्य शामिल थे। ठीक है, ये 1834 में यानी 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसके अंदर जो शुल्क अवरोध था राज्यों के बीच, वो क्या हो गया था? समाप्त कर दिया गया था। और जो पहले 30 जो शुल्क था, यानी जो पहले 30 शुल्क था उसको कम करके केवल 2 कर दिया था। ठीक है बेटा, जो 2 मुद्राओं की संख्या पहले 30 थी तो उसको कम करके 2 कर दी थी। और आर्थिक, ये किसका प्रतीक था? आर्थिक एकीकरण, जिससे क्या हो कि भाई सभी तरह के जो वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग क्या हो? सभी वर्ग के लोग इसको मुद्राओं का आर्थिक, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे बढ़ेंगे, इसमें जोल्वेराइन के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।